Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hopefully everyone is doing well. हमारा आज का एमडी कैट सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लोग वर्क एंड एनर्जी को डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यूज को। तो इससे पहले हम लोग फोर्स एंड मोशन, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन और इसके अलावा वेक्टर्स का चैप्टर जो था उसको भी हमने डिस्कस किया था। 50 प्लस एमसीक्यूज थे आई गेस, वो भी हमने डिस्कस किए थे। और इसके अलावा जो मेजरमेंट का चैप्टर था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ बेसिक्स क्या पता पूछे जाएं, तो वो आप लोग देख लें, तो वो थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है वर्क एंड एनर्जी। और मैं आप लोगों से हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप लोगों को मज़ीद एमसीक्यूज रिक्वायर्ड होते हैं या आप लोगों को ये पास्ट पेपर्स की पीडीएफ रिक्वायर्ड है, तो आपको मैं नंबर स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। आप इसके साथ लाजमी इस नंबर पे कांटेक्ट करें मुझसे, तो मैं आप लोगों को इसके जितने भी एमसीक्यूज है ना वो मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगी, ठीक है। ओके जी, हमारे पास पहला एमसीक्यूज है कि a 1.7 meter heighted weightlifter raises weight with a mass of 50 kg. Height is 0.5 meter above his head. How much work is done? अब हमें पता है कि वर्क की वैल्यू जो होती है वो होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होती है, लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के भी हम इक्वल ले सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो mgh के इक्वल होती है, ठीक है। तो हमने मास की वैल्यू पुट करनी है, हमने ये ग्रेविटी की वैल्यू पुट करनी है और हाइट की वैल्यू पुट करनी है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी 250 जूल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि अ पर्सन होल्ड्स अ बकेट weight 50 Newton. He walks 7 meter along the horizontal and then climbs a vertical distance of 5 मीटर। द वर्क डन बाय दिस मैन इज, अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है वर्क जो है हमारे पास। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आपने हमेशा याद रखना है कि नो वर्क इज डन, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी। यानी परपेंडिकुलर जब भी होगा 90 डिग्री जब भी होगा तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। वर्टिकल क्लाइंब कर रहा है तो वर्टिकल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स और जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी अगेन 250 जूल्स। The dimensions of energy are the same of those. Dimensions of energy जो है वो हमें पता है कि वर्क के इक्वल होती हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसकी डायमेंशंस निकालें तो दोनों की डायमेंशंस जो है वो ml स्क्वायर और -2t स्क्वायर इस तरह करके है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज या आर कंजर्वेटिव फील्ड्स। तो कंजर्वेटिव फील्ड्स वो होती हैं जो बेसिकली जिसका पाथ डन जो है वो पाथ जो होता है, सॉरी, वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी वर्क जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं ये वो हैं ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनका पाथ जो है ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है, तो इस वजह से दे आर ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ डज एन एंगल बिटवीन फोर्स इम्प्लाइड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इन्फ्लुएंस द वर्क डन, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि वर्क डन के ऊपर जो है थीटा कैसे वो करता है। तो अगर हम देखें वर्क का फॉर्मूला होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कॉस थीटा लगता है। अब अगर हम इसी कॉस को हम लोग जीरो लें तो फिर ये क्या आ जाएगा, वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब है कि वर्क डन जो है वो 0 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम होता है, ठीक है। वर्क डन इज मैक्सिमम एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। नेक्स्ट है कि a nurse is pushing a wheelchair with 80 kg patient, ठीक है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि यानी एक व्हील चेयर है जिसमें एक पेशेंट बैठा हुआ है जिसका वजन 80 kg है। अब वो कह रहे हैं कि पेशेंट का वेट जो है उसकी वजह से उसके ऊपर कितना वर्क डन हो रहा है। तो आपने याद रखना है कि ये अगेन हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली जो है देयर इज नो वर्क डन, ठीक है, वही बात है ना, क्योंकि थीटा जो हो जाएगा वो हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री पे देयर इज नो वर्क डन। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन। अगेन हमने यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है, हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है और हमने क्या करना है कि यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम जब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास
50 जूल्स जो है आ जाएगा। नेक्स्ट इज how much work is done by the force of gravity pulling a strong weight of 10 newton from the top of 250 मीटर हाई क्लिफ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 250 मीटर हाइट है क्लिफ की, और वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर कितना वर्क डन जो है वो हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी की वैल्यू हम पुट करेंगे। मास जो है वो 10 हमारे पास था। ठीक है, 10 न्यूटन। इसको जब हम लोगों ने जब हमने कन्वर्ट किया इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, तो ये हमारे पास 1 वैल्यू आ गई। 10 न्यूटन इस 10 जो है हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू है, 250 जो है वो हाइट इसकी बेसिकली गिवन थी। तो ये हमारे पास 25,000 जूल्स जो है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है साइक्लिस्ट कम्स टू स्किडिंग ऑन टॉप 10 मीटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द अपोजिंग फोर्स ऑन द साइकिल इज ऑन ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन, हाउ मच वर्क इज डन। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने बस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने कॉमन सेंस लगानी है कि अपोजिंग फोर्सेस की बात हुई है। तो 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2000 आ जाएगा, लेकिन अपोजिंग फोर्स है तो ये -2000 में आएगा। नेक्स्ट है व्हेन द बॉडी मूव्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन द वर्क डन। अगेन हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे पास और दूसरे अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे फोर्स जो है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात हो रही है। तो अगेंस्ट द फ्रिक्शन जब होगा तो हमारे पास ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट है इसके व्हेन फोर्स रिटार्ड्स द मोशन ऑफ अ बॉडी वर्क डन इज, कि जब एक बॉडी की मोशन को स्लो डाउन किया जाए तो उसकी वर्क डन कैसे होती है, तो वो नेगेटिव होती है। ठीक है, ओके जी। हमारे पास नेक्स्ट है कि अ मैन कैरीज 1 kg बॉडी 10 मीटर हॉरिजॉन्टली ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड। ठीक है, द वर्क डन बाय द मैन इज। अब यहाँ पे क्या है, अगेन यहाँ पे थीटा जो होगा ये इसका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड की बात हो रही है। तो जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 0 जूल्स वर्क डन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ 2 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग at this. A 10 Newton force is applied in the direction of motion, and then the removal of an object has removed 5 meter. The work zone by the force is। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा 0 डिग्री है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 और कॉस थीटा 0 डिग्री लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू जो है ये आ जाएगी 50 जूल्स। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम is whirled in a horizontal circle on the radius 0.5 meter, constant speed of 2 meter per second. The work done by the object is। यहाँ पर भी वर्क डन जो होगा हमारे पास ये 0 होगा। इसकी रीज़न ये है कि सर्कुलर पाथ के ऊपर ये जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है या आप स्टोन को वो करें तो उसके ऊपर वो हमेशा वर्क डन जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि उसका जो सर्कुलर पाथ है वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका जो एंड पॉइंट होगा वो भी मतलब वही होगा ना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट उसका वही रहता है। तो इसी वजह से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाती है, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि a certain force acts on an object and changes its kinetic energy from 65 joules to 130 joules, then the work done by the force will be। हमने क्या करना है, वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस ले लेना है। 130 में से 65 माइनस करेंगे तो हमारे पास 65 जूल्स आ जाएगा। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज दैट नो वर्क इज डन। नो वर्क इज डन में हमारे पास आ जाएगा पुशिंग अ कार टू स्टार्ट इट मूविंग। अच्छा, एक कार को मूव करना ताकि वो स्टार्ट हो जाए, ये किसी हद तक जो है वो हो जाता है। अब नेक्स्ट इसके राइटिंग एन एसे ऑन अ पेज, दिस इज ऑल्सो बीइंग वर्क डन, क्योंकि हम लोग जो है अच्छा नेक्स्ट है लिफ्टिंग द वेट्स, ये भी वर्क डन है। लेकिन द मून ऑर्बिटिंग द अर्थ जो है ना ये नो वर्क डन है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि सर्कुलर पाथ के ऊपर जो है ना जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसका वर्क डन जो होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अ 10 न्यूटन फोर्स मूव्स
a body around the circular path of the radius 50 centimeter, the work done is again वही सर्कुलर पाथ की बात हुई है तो वो 0 होगा। नेक्स्ट है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, तो किलोवाट आवर जो है इट इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, दिस इज सो इजी। इसको जो है हम लोग वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.75 हाइटेड लिफ्ट रेस। अच्छा, ये तो वही वाला है ना हमारे पास कि उसने जो सबसे फर्स्ट हमसे एमसीक्यूज पूछा गया था, तो इसका हमारे पास वही वैल्यू हो गई। यानी हम लोगों ने क्या करना है कि इसको सबसे पहले वर्क डन को जो है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ले लेना है और वैल्यूज पुट कर देनी है mgh में, तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी के एमसीक्यूज हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 kg metallic bob at mean position of a simple pendulum when released from extreme position 0.5 मीटर हाइट होगी। अगर उसका मास भी गिवन है, उसकी हमें हाइट भी गिवन है और हमें जी की वैल्यू भी गिवन है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम, सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक्सट्रीम टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, mgh में वैल्यूज पुट करेंगे, फिर मीन पोजीशंस फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर के, और हमने क्योंकि v की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि हम लोग जब इसको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में पुट करेंगे तो यहाँ पे मास में हम लोगों ने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 20 की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा बेसिकली v इज इक्वल्स टू 3.1। ठीक है जी, तो हमारे पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, a ball falling with the speed of 2 meters strikes the floor and rebounds with the speed of 1 meter per second। ठीक है, द लॉस ऑफ एनर्जी इज, हमने लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करना है, तो हमने सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे 1/2 mv स्क्वायर के साथ, जिसमें हमें मास जो था वो 1 गिवन था और v की मास की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने और v की वैल्यू हमें गिवन थी, तो ये हमने क्या किया बेसिकली यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लेना, फिर फाइनल की हम लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कुछ 12 मीटर के ऊपर हमने 1 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, यानी इनिशियल की वैल्यू हमें ये गिवन है और फाइनल की वैल्यू हमें ये गिवन है। हमने इसमें लॉस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि 2 में से हमने 0.5 की जो वैल्यू फाइंड की थी, यानी इनिशियल में से फाइनल की वैल्यू हमने माइनस करनी है, डिवाइडेड बाय 2 करना है और उसके अलावा फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो ये हमारे पास 75% जो है इसका लॉस आ गया। नेक्स्ट है, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज मेड 3 टाइम्स एंड द वेलोसिटी बिकम्स डबल। मास को अब इन्होंने क्या किया है कि 3 टाइम्स कर दिया है और वेलोसिटी को इन्होंने डबल कर दिया, तो इन्होंने पूछा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखें, मास को डबल करके ट्रिपल करके और वेलोसिटी का स्क्वायर भी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई भी करना है ना, 2 की पावर 2 जो है वो 4 आ जाएगा, 2 2 4 होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 12 mv और स्क्वायर आ जाएगा। फिर 12 को हम लोगों ने क्या करना है बेसिकली कि 1/2 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या बताएंगे कि इट इज 12 टाइम्स। ठीक है, 12 टाइम्स हो जाती है। अच्छा, द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ। वेलोसिटी को उन्होंने हाफ कर दिया है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी के हम यहाँ पे अगर देखें v/2 हमने वैल्यू पुट कर दी, यानी हाफ कर दिया उसको, तो ये v2/4 आंसर आ गया क्योंकि इसका स्क्वायर था ऊपर। 1/4 को बाहर ले लिए तो काइनेटिक एनर्जी का क्या असर पड़ा, इट इज 1/4। नेक्स्ट इज कार x is traveling half speed of car y. Mass of the car x is twice as compared to car y. Which one of the following statement is, अब हमने बताना है कि एक कार है, इट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ कार y। ठीक है, यानी कार y की जितनी स्पीड थी उससे हाफ में कार x मूव कर रही है, लेकिन उसका जो वेट है या मास जिसको हम कहते हैं वो कार y से ट्वाइस है। अब हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कार x
और y के लिए हम लोगों ने वैल्यूज बना दी यहाँ पे, ठीक है। अब v की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, vx जो है हमारे पास ये बेसिकली x कार के लिए है, और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी समथिंग हाफ ऑफ द कार y, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है कि कार x हैज हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार y। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमें पता है कि बेसिकली यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन, जितना वर्क डन होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, तो ये इन दोनों का यूनिट जो है वो सेम होता है। इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हमें पता है 1/2 mv स्क्वायर होता है, तो ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डबल। अब हमने v को डबल कर दिया और काइनेटिक एनर्जी को हमने फिर क्या करना है, तो ये वही वाली बात हो गई है यहाँ पे दोबारा कि when the object speed is double the kinetic energy increases 4 times, ठीक है। हमें जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि when the speed of the car is halved by which factor kinetic energy decrease। हमने यहाँ पे फिर से फैक्टर निकालना है। हम दोबारा क्या करेंगे कि v की पावर v/2 कर देंगे, उसको हाफ कर देंगे, तो ये डिक्रीज बाय 1/4 हो जाएगा। सोल्यूशन यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये एमसीक्यू वैसे हम पहले कर चुके हैं, यानी यहाँ पे v/4 आ गया, ठीक है, और देन इट इज डिक्रीज बाय 1/4। अगेन नेक्स्ट है हमारे पास के a body raise an object of mass 10 kg vertically above his head through the height of 5 meter. Potential energy stored in the body is mass गिवन है, हाइट गिवन है, और हमें g की वैल्यू पता होती है, तो हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। 10 10s आर जो है ये हमारे पास 10 10s आर हमारे पास 100 होता है, ठीक है। 100 5 से 500 के तकरीबन, यानी 490 जो है अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आंसर आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास a 2 kg object has released from rest 8 meter above the surface of earth during fall, work done against the air resistance is 60 joule just before it hits, और इसकी स्पीड क्या, यानी g की वैल्यू जो क्या आ गई हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या करना है, अगेन इसको यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि इसको mgh के इक्वल भी ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज कुछ इस तरह से आ जाएंगी कि हमने क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी, हमें वर्क डन की वैल्यू गिवन है, हमें पी mgh की वैल्यू गिवन है। हमने जब इस सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू कुछ क्या बनी, 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कि a man standing in an elevator at third floor is building a primary factor that determines the man's kinetic energy। प्राइमरी फैक्टर क्या होता है कि ना तो उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, ना एलिवेटर की स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एलिवेटर की स्पीड पे डिपेंड करता है प्राइमरी फैक्टर जो है, क्योंकि वेलोसिटी का स्केयर होता है, तो इस वजह से ये डिपेंड करता है। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्पेसशिप ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, हमने यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट वैल्यू बता देनी है, तो हमारे पास जो है स्पेसशिप की वैल्यू जो होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्पेसशिप ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी। जितना मास ज़्यादा होगा उतना, और जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं वो ग्रेटर होगी। तो ऑप्शन सी में हमारे पास मास भी ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी। तो आज के यही हमारे पास एमसीक्यूज थे वर्क के, और इसके अलावा जो एनर्जी है इसके हमारे पास एमसीक्यूज। नेक्स्ट जो हम इंशाल्लाह, अच्छा इससे हम लोग, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कंटेंट में कि मेजरमेंट का हो गया, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, फोर्स एंड मोशन, वर्क एंड एनर्जी, और रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज हो चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग क्योंकि ये तो टॉपिक वाइज है ना, तो एमडीकैट के सिलेबस में हमारे पास वेव्स का चैप्टर इंक्लूडेड है, हम लोग वेव्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी मेरे ख्याल में जी।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है। तो ये एमसीक्यूज भी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और जो हमारे पास इसमें जो हमारे पास है फिजिक्स ऑफ सॉलिड तो नहीं है, ऑल्टरनेटिंग करंट भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी हमारे पास फिर केमिस्ट्री का स्टार्ट हो जाएगा और केमिस्ट्री इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे हम। तो होपफुली ये चैप्टर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक लाजमी किया करें और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।